Hello friends, welcome to my channel. Today I am going to discuss the editorial page of the Indian Express and today date is 22nd August 2026. Okay, my first topic is keep UPI free, fund it from the saving it generates. तो आपको मैं इसका जस्ट समझा देता हूँ, इसमें मोटा मोटी कहा क्या गया है सो दैट यू कैन यूज इट इन आंसर राइटिंग एज वेल एज ऐसे. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले इसमें हम ये समझते हैं कि इसमें कहा क्या जा रहा है. इसमें ये कहा जा रहा है कि हाल ही में जो आप सुने होंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो यूपीआई में जो है कुछ मर्चेंट डिस्काउंट टैक्स लगाने जा रही है. जैसे कि कोई यूपीआई अगर किसी को करेंगे, मान लो कोई व्यापारी है, तो फिर जो यूपीआई कंपनी है उस व्यापारी से कुछ चार्ज लेगी और वो चार्ज जो है वो जो यूपीआई का जो भी मान लो कि उसको चलाने में इंटरफेस में जो भी खर्चे आते हैं तो उसमें उसका यूटिलाइजेशन होगा. और अभी क्या हो रहा है, अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सब्सिडी दे रही है. लगभग मान लो कि आप 3600 करोड़ रुपया जो है वो सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है. तो सरकार का कहना है कि ये पैसा हमारे पॉकेट से जा रहा है और जो इसमें रिटर्न है वो सरकार को नहीं आ पा रहा है. तो इसलिए अब जो है सरकार इसको धीरे धीरे कम करके वो एमडीआर को लागू करने का प्रयास करेगी सो डैट कि जो उनका जो डेली का जो कॉस्ट है वो मर्चेंट से निकल सके. ठीक है, तो अब देखो यहीं से सारा केस जो है शुरू हो जाता है. सबसे पहले तो आप ये समझो कि एमडीआर क्या होता है. एमडीआर एमडीआर का फुल फॉर्म है ना मर्चेंट डिस्काउंट रेट. मर्चेंट डिस्काउंट रेट. ठीक है, तो देखो इसमें क्या है. जैसे पहले क्या होता था ना कि शायद आपको याद हो कि पहले हम लोग ना कार्ड से पेमेंट करते थे, अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते थे, उससे पेमेंट होता था. तो देखो उसके पीछे क्या था ना कि बहुत सारा खर्चा था. खर्चा क्या था कि मान लो कार्ड का जो स्वाइप मशीन है, एक तो वो मशीन हो गया, उसके बाद जो उसका बैंक है, एक्वायरिंग बैंक है, पेमेंट नेटवर्क है, तो हर चीज़ में ना एक इंटरफेस बना होता है और उसके पीछे जो है टेक्नोलॉजी और मेन पावर लगे होते हैं, तो उसका ऑब्वियसली खर्चा होता है. तो वो खर्चा जो है ना कार्ड वाले जो थे या फिर जो मान लो कि मर्चेंट वाले थे उनसे पैसा लिया जाता था. कौन लेते थे? कार्ड वाले या बैंक वाले लेते थे. ठीक है, और वो फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करते थे. लेकिन देखो यूपीआई में ना ये लॉजिक नहीं लगता है. यूपीआई में ये लॉजिक नहीं लगता है. ठीक है, क्यों नहीं लगता कि देखो यूपीआई में पता क्या है कि उसमें कोई फिजिकल कार्ड तो है नहीं. ठीक है, ना ही कोई आपको पीओएस मशीन की ज़रूरत है. जस्ट अपना स्मार्टफोन निकाल लो और अपना क्यूआर कोड को स्कैन कर लो, यही तो होता है ना. तो इसलिए जो आर्टिकल है उसमें ये बताया गया कि भाई जब कार्ड में इकोसिस्टम, यूपीआई में कार्ड इकोसिस्टम जब है ही नहीं तो आप पैसा क्यों ले रहे हो? एमडीआर जो छोटा मोटा अमाउंट है वो क्यों ले रहे हो? तो पहला तो तर्क ये हो गया. ठीक है, मतलब बेसिकली राइटर का मेन पक्ष क्या है कि आप पैसे मत लो आम मर्चेंट से या फिर स्मॉल सेविंग से. मैं आपको डाटा सब बताऊंगा क्योंकि उससे क्या होगा ना कि फिर जो हमारा इतना मेहनत है ना डिजिटलाइजेशन या फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो धीरे धीरे करके फेड अप होने लगेगा. ठीक है, फिर से वापस लोग कैश की तरफ जाने लगेंगे. इसलिए जो राइटर है वो आर्गूमेंट अपना दे रहे हैं. दूसरा आर्गूमेंट क्या दे रहे हैं कि अगर जैसा कि सरकार मैंने आपको बताया कि सरकार ने जो हाल ही में टैक्सेशन एंड अदर अमेंडमेंट बिल 2026 लाई है उसमें सेक्शन 10A में बदलाव किया गया. ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि सरकार ये ला रही है तो 10A में बदलाव किया गया. उसमें पहले ये प्रोविज़न था कि भीम यूपीआई, ठीक है, भीम यूपीआई या फिर रुपे, इस पर जो है एमडीआर या चार्ज ना लगाया जाए. ठीक है, तो इसमें जो है ना सरकार थोड़ा सा जो है मॉडिफाई कर दिया और इसको जो है ना
मोड को चेंज कर दिया, ठीक है। मतलब अब जो है, पहले सरकार निश्चित रूप से इस पे प्रतिबद्ध थी कि इस पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा, लेकिन इस जो इसका जो मेन कह लो कि आप जो सब क्लॉज था उसको चेंज कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और इसमें क्या होगा कि भविष्य में हम लोग अमेंड करके इस पे एमडीआर टैक्स लगा सकते हैं। तो फिर इसमें जो है मतलब वही बात हो गई कि डोर ओपन कर दिया गया कि आप भाई टैक्स भविष्य में लगा सकते हैं। तो हालांकि अभी इस डोर के अंदर सरकार गई नहीं है, मतलब अभी टैक्स या एमडीआर से बात ही चल रही है, अभी लगाई नहीं है, ठीक है, लेकिन लगा सकती है, इसके लिए ये रास्ता ओपन हो गया है। देखो, अब आपको थोड़ा सा फैक्ट बता देते हैं, डाटा बता देते हैं, सो डैट कि आप आंसर राइटिंग में यूज भी कर सको और साथ ही साथ जो है एक समझ विकसित कर सको कि आखिर ये कितना इम्पोर्टेंस है। देखो, सबसे पहले क्या होता है ना कि यूपीआई आप समझो कितना बड़ा है। मान लो कि साल 25-26 में ना तो 24,000 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। मतलब समझ रहे हो कि पर डे 66 करोड़ ट्रांजैक्शन पर डे होती है। और इसके टोटल लागत वैल्यू है 314 लाख करोड़, 314 लाख करोड़। जस्ट इमेजिन हाउ बिग दिस डाटा इज, ओके। तो आप ये समझो कि इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि भारत में ना लगभग 85% डिजिटल रिटेल जो है पेमेंट जो है ये इनके बराबर है, जो कि आपको मैं ये डाटा बताया, ठीक है। तो मतलब समझो 85% डिजिटल रिटेल पेमेंट जो है यूपीआई से हो रहा है। आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। और दुनिया का लगभग हाफ जो है वो रियल टाइम पेमेंट जो है वो सिर्फ भारत अपने यूपीआई के थ्रू कर रहा है। तो आप ये समझ लो कि जो एवरेज यूपीआई ट्रांजैक्शन अमाउंट है ना वो 1300 रुपया है। कितना है? 1300 रुपया। मतलब मैंने आपको जो बताया ना 86 करोड़ पर डे का ट्रांजैक्शन है, तो एवरेज जो है ना 1300 रुपया पर ट्रांजैक्शन है। लेकिन 86% जो मर्चेंट है ना वो 500 से कम रुपया का उसमें ट्रांजैक्शन होता है। मतलब 86% जो मर्चेंट है वो 500 से कम ट्रांजैक्शन एक ट्रांजैक्शन का मतलब अमाउंट होता है। मान लो कोई 10 रुपया किया, कोई 20 रुपया किया, कोई 100 रुपया किया, तो मतलब 500 से कम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादातर जो इसमें शामिल है ना 86% वो वेजिटेबल सेलर हैं या ऑटो ड्राइवर होंगे, ठीक है, या फिर जो छोटे मोटे जो फेरी वाले होते हैं, किराना शॉप होते हैं। तो ये सब जो है यही 86% फॉर्म कर रहे हैं। मतलब इनका योगदान 86% है। जस्ट इमेजिन हाउ बिग दिस कंट्रीब्यूशन इज, ओके। तो इसमें राइटर यही कहता है कि भाई अगर एमडीआर लगाओगे ना तो सबसे पहले जो 86% है ना इनको नुकसान होगा, और ये नुकसान तो झेलने वाले हैं नहीं, ये अल्टीमेटली किस पे लगा देंगे, मतलब कस्टमर पे लगा देंगे। और जब एक बार कस्टमर पर लग गया पैसा तो भाई कस्टमर फिर कहेगा अरे यार छोड़ो क्या ही झंझट लेना, चलो कैश की तरफ चलते हैं, फिर से वो वापस कैश की तरफ चल जाएगा। और हमारा जितना मेहनत यूपीआई या फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार की है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार की है, सारा मेहनत क्या हो जाएगा, पानी में जा सकता है। क्योंकि इतने सालों से हम मेहनत ही तो कर रहे हैं। अब देखो छोटे छोटे सब्जी वाले, ठेले वाले, पान वाले, हर एक लोग ये जो है क्यूआर कोड लगा के बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इसमें मेरे को कोई नुकसान नहीं है और जितना पैसा कस्टमर भेज रहा है मेरे अकाउंट में सीधे जा रहा है। ना उनको ये टेंशन है कि कहाँ टैक्स कटेगा, क्या कटेगा, नहीं कटेगा, कितना उसमें शुल्क लगेगा, क्योंकि फ्री है अभी तो। इसीलिए वो आराम से निश्चिंत हैं, बिल्कुल सियोरिटी के साथ ये चीज़ कर रहे हैं। और इससे देखो फ़ायदा क्या हो रहा है ना कि बहुत फ़ायदा हो रहा है। मैं आपको आगे बताऊंगा पॉइंट वाइज, ठीक है। तो यूपीआई में बेसिकली होता क्या है, जैसे बैंक ए है, बैंक ए है, ये सबसे पहले यूपीआई इंटरफेस है, ठीक है। और ये बैंक बी के पास पैसा भेज देता है। मान लो बैंक ए से बी आपको भेजना है तो डायरेक्ट तो भेज नहीं सकते हो। पहले क्या सिस्टम था कि पहले वो मतलब आरटीजीएस और एनएफटीएस इन सब के थ्रू जाता था तो काफ़ी टाइम लगता था, और उसके बाद रियल टाइम इंटरफेस भी नहीं होता था। अब क्या होता है कि रियल टाइम इंटरफेस, मतलब भेजे तुरंत, बैंक ए से अकाउंट से पैसा खाली हुआ, मतलब 500 रुपया मान लो भेजे, यहाँ से खाली हुआ और यहाँ पर क्रेडिट हो गया है, जस्ट अ सेकेंड। तो इसका जो है जो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ कौन किया, यूपीआई किया, विद इन ए शॉर्ट स्पेम ऑफ टाइम।
यही यूपीआई करता है, ठीक है। तो अब राइटर कह रहा है कि तो एमडीआर क्यों नहीं करना चाहिए भाई। तो देखो क्यों नहीं करना चाहिए। एमडीआर सबसे पहले तो हम आपको बताया कि कार्ड में जो स्वाइप वाला सिस्टम था वहाँ से लाया गया। तो राइटर कहता है कि भाई जब यूपीआई में कार्ड का झंझट ही नहीं है, ना उसमें जो मशीन है वो खरीदना पड़ा उसको, ना कोई उसमें ज़्यादा मैकेनिज्म है, तो अब पैसा क्यों फिर चार्ज करने के लिए सोच रहे हो, ये बताओ। आपको तो सिर्फ जो यूपीआई का खर्चा है वही ना जोड़ोगे, एमडीआर का तो जोड़ोगे नहीं। एमडीआर तो अलग मैकेनिज्म पे था। तो सबसे पहले एमडीआर के खिलाफ राइटर ये चीज़ आप बोलते हैं, ठीक है, कि फिजिकल कार्ड नहीं है, फ्रॉड क्रेडिट रिलेटेड रिस्क नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो फिर क्यों ही मतलब उस पर टैक्स लगाना। तो अब इसमें क्या है ना कि नेक्स्ट आप लोग ये समझोगे, एक ये इम्पोर्टेंट डाटा ये है कि मान लो कि एनपीसीआई जो ये सब जो है चीज़ों को रेगुलेट करती है, तो उसका खर्चा लगभग 500 करोड़ पर ईयर है, ठीक है। तो ये मतलब एक ट्रांजैक्शन में ना 2 पैसे पर ट्रांजैक्शन होती है। तो मतलब 2 पैसे कौन दे रहा है, कोई तो दे रहा होगा भाई, ये गवर्नमेंट दे रही है एनपीसीआई को, ठीक है। तो लेखक यही बोलता कि भाई 2 पैसे के लिए आप एमडीआर लगाओगे, इतनी सारी जो है झंझट करोगे, और इससे जो है लोग भी मतलब डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो क्यों इतना काम करना। इस पर थोड़ा सा हम लोग को सोचना होगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लो कि यूपीआई कॉस्ट जीरो होता है। यूपीआई ट्रांजैक्शन सीधे एमडीआर रेवेन्यू से नहीं मिलता है, उसको जो है सरकार से मिलता है, और सरकार इस पर लगभग 3600 करोड़, जैसा मैंने आपको बताया कि 3600 करोड़ रुपया इस पर इंसेंटिव लगाती है। लेकिन जो हाल ही में जो अमेंड हुआ ना, उसमें सरकार मात्र अब 437 करोड़ रुपया लगाने का सोच रही है। सोचो इतना सरकार खर्चा करती थी, या यहाँ से फिर यहाँ आने वाली है। तो भाई ये पैसा कौन देगा, तो ये पैसा अब अल्टीमेटली लोगों से लिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है अब लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं कि भाई आप लोगों से लोगे तो फिर वही बात हो जाएगी, कैश वाली बात हो जाएगी, फिर से लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे और फिर कैश की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। तो लेखक बोलता है कि एक काम करो, आप यूपीआई से आप सेविंग लेते हो ना सबसे पहले, ठीक है। तो सिर्फ मर्चेंट को डायरेक्ट पैसा नहीं जाता है। मान लो मर्चेंट के पास पैसा गया, भाई साहब मर्चेंट के पास डायरेक्ट पैसा मान लो गया, लेकिन जो पैसा मान लो हम 500 रुपया का कोई कपड़ा खरीदने वाले थे, 500 रुपया आज मेरे पास कैश में था और 500 रुपया हम दुकानदार को दे दिए। तो मेरे पास 500 पड़ा हुआ था फिलहाल के तौर पर, और ये दुकानदार को हम कैश में दिए तो इसके पास भी पड़ा हुआ रहेगा जब तक कि नया ये सामान जो भी इसका नया जो गुड्स है वो नहीं लाएगा, या फिर वो अगले व्यापारी को नहीं देगा। तो इस तरह कैश तो अल्टीमेटली किसी के हाथ में तो पड़ा हुआ है ना। तो राइटर कहता कि भाई अब क्या हो गया कि अब मेरा बैंक में 500 रुपये पड़ा हुआ था, बैंक वाला को कुछ तो फ़ायदा हो रहा होगा, उसका क्रेडिट फ्लो कुछ तो ज़्यादा हो रहा होगा। अब ये 500 उस मर्चेंट को हम दिए तो भाई उसके भी तो बैंक में गया, तो जब तक उसके बैंक में है जितने टाइम के लिए है, तो भाई उस समय के लिए उसका जो कैश फ्लो है वो तो ज़्यादा है, क्रेडिट फ्लो ज़्यादा है, तो भाई इससे तो फिर पैसा कमाता होगा ना वो बैंक वाला। तो राइटर बोलता है भाई जब आप इससे पैसा कमा ही रहे हो तो आप क्यों परेशान हो, आप इसी पैसा को रेगुलेट करके ना यूपीआई मैकेनिज्म पे काम करो, आम इंसान से एमडीआर के थ्रू पैसा क्यों लोगे, ठीक है। ये मेन चीज़ उनका कहना है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि भाई एमडीआर के थ्रू पैसा क्यों लेना, आप यहाँ से कमा ही रहे हो तो यहाँ से जाओ लेके, ठीक है। इस पर बर्डन मत डालो आप, मतलब कॉमन पीपल पर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है ना कि दूसरा तरीका राइटर बोलता है कि भाई साहब गवर्नमेंट ने अपना जो है 3600 करोड़ से 400 करोड़ में अपना पल्ला झाड़ लिया इतना कम रुपया देके, लेकिन समस्या क्या है ना कि गवर्नमेंट जो है इसकी भी तो सेविंग हो रही है। क्यों? क्योंकि देखो आरबीआई जो है हर साल लगभग 5000 से 6000 करोड़ रुपया से प्रिंट करने में पैसा खर्च करती है पैसे को। जैसे कोई फटा सरा गला जो पैसा है उसको मतलब रिन्यू किया, बहुत सारी चीज़ें होती है, रेगुलेट किया, तो इतना पैसा आरबीआई खर्च करती है। तो भाई ये पैसा जब इतना सरकार खर्च कर रही है तो हम लोग अगर यूपीआई करने लगते हैं तो कैश फिर कम हो जाता है। तो कैश इनफ्लो जब कम होता है तो इससे क्या होता है कि भाई उनको प्रिंटिंग कॉस्ट भी तो बच रहा होगा कहीं ना कहीं। उसके साथ साथ ना सिर्फ प्रिंटिंग कॉस्ट ये तो है ही, साथ ही साथ इसका खर्चा तो गवर्नमेंट जोड़ नहीं रही है,
कैश को स्टोर करने का खर्चा, ठीक है, कैश स्टोर करने का खर्चा, ट्रांसपोर्ट को जो है रेगुलेट करने का खर्चा, सिक्योरिटी को खर्चा करने रेगुलेट करने का खर्चा। जैसे कई बार एटीएम पे अलग सिक्योरिटी ये वो। अब ऑनलाइन में तो एटीएम का भी मतलब यूज है, लेकिन काफ़ी कम हो गया। कैश ही लोग जब कम यूज करेंगे तो ऑब्वियसली एटीएम की संख्या कम हो जाएगी, तो सिक्योरिटी चार्ज इनका बच जाएगा बैंक वालों का, है ना। फिर हैंडलिंग कॉस्ट और रिस्क बहुत ज़्यादा था ना, मतलब पहले मान लो कि सुनते होगे कहीं पैसा लूट लिया, कहीं बैंक एटीएम में कोई जो है चोरी कर लिया, बहुत सारी चीज़ें होते ही रहती है ये सब चीज़। तो इन सब का जो सरदर्द है वो चीज़ तो बैंक का और गवर्नमेंट का कम तो हुआ ना। तो भाई जब इतना चीज़ आपका कम हो रहा है तो आप कुछ रुपया इंसेंटिव देके यूपीआई को प्रमोट नहीं कर सकते, वो भी आप आम इंसान से या मर्चेंट से लोगे एमडीआर के थ्रू, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यही राइटर का आर्गूमेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्गूमेंट पर चलते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता दिया कि गवर्नमेंट को क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, और उसके साथ साथ आपको ये बताया कि बैंक को क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। अब देखो एक और चीज़ है, बैंक को इसके अलावा और भी फ़ायदा है। इसमें क्या है ना कि जैसे पहले आप 1 लाख रुपया जाओगे बैंक वालों से निकलवाओगे, मान लो कहोगे भाई साहब 1 लाख रुपये मेरे को कैश चाहिए दीजिए, तो वो तो इतना स्टाफ रखा है, उसका इतना इनपुट कॉस्ट है, और वहाँ पर जो है रूम या फिर जो रेंट वगैरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो उस पे ना आप बैंक वाले को ना एक ट्रांजेक्शन पे ना 40 से 50 रुपया पड़ जाता है। सोच लो कि 50 रुपया वो एक ट्रांजेक्शन पे खर्च कर रहा है बैंक वालों। और एटीएम से आप अगर निकालने जाओगे तो वहाँ भी बैंक वालों को 19 रुपया एक ट्रांजेक्शन का खर्चा उठाना पड़ता है। तो ज़रा सोचो कि जब इतना इतना ट्रांजेक्शन खर्चा बैंक उठा सकती है, तो यूपीआई में 2 पैसा पर ट्रांजेक्शन नहीं उठा सकती है खर्चा। ये तो सोचने वाली बात है ना। और आप ये भी आम इंसान या फिर मर्चेंट के ऊपर एमडीआर लगाने का सोच रहे हो। तो यही राइटर का क्या है, आर्गूमेंट है, ठीक है। तो अब राइटर बोलता है कि देखो भाई अगर आप एमडीआर लगा दोगे तो क्या क्या हो जाएगा इंडिया में, ये सोचो ज़रा। देखो इंडिया में ना हाईली प्राइस सेंसिटिव इकोनॉमी है, हाईली प्राइस सेंसिटिव इकोनॉमी है। तो इससे पता क्या होगा कि इतनी जब प्राइस सेंसिटिव इकोनॉमी कहीं होती है ना, तो आप ज़रा सा भी कुछ करोगे ना, मान लो 2 पैसा भी लगाने का सोचोगे ना, तो आम इंसान के ना मन में बैठ जाएगा यार इसमें तो पैसा लगता है तो 2 ही पैसा, लेकिन यहाँ पर र्यूमर भी तो फैलता है अपने यहाँ, बिकॉज लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो इसके कारण क्या होगा ना कि आम आदमी के मन में बैठ जाएगा, अरे यार इसमें तो पैसा कटता है, अगर चाहे 2 ही पैसा कटे, लेकिन उनके मन में लगेगा 2 रुपया कट रहा है, या कोई अफवाह उड़ा दिया नहीं भाई 2 रुपये नहीं ज़्यादा कटता है, ये कटता है वो कटता है, मान लो ऐसा लोग बोलना शुरू कर दिया आपस में। तो एक बार अगर ये साइकिल चल गया ना, तो जितने भी छोटे छोटे रिटेलर हैं, पान वाले हो गए, रिक्शे वाले हो गए, सब्जी वाले हो गए, सबसे पहले ये अपना अपना हटाना शुरू कर देंगे, कहेंगे भाई इससे तो मेरे को फ़ायदा ही नहीं होगा, है ना, इससे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। या फिर वो क्या करेंगे, कस्टमर को बोझ डालना शुरू करेंगे, उनका कट रहा है 2 पैसा पर ट्रांजेक्शन, कस्टमर पर 2 रुपया लगा देंगे, तो हो गई। वहीं से काफ़ी सारी चीज़ें मतलब ख़राब हो सकती है कि भाई कस्टमर नाराज़ हो जाएगा, फिर वो कस्टमर भी कैश लेना शुरू कर देगा, तो और मतलब अल्टीमेटली एक साइकिल ओवरलूप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओवरलूप बन जाएगा ये, कि भाई साहब इतनी प्राइस सेंसिटिव इकोनॉमी में ना आप इस तरह नहीं कर सकते हो, तो जितना भी हम लोग मेहनत किए वो मतलब असफल हो सकता है। और एक बात और कह रहे हैं राइटर कि, तो राइटर ये बोलते हैं कि भाई अगर मान लो आप ना 0.3% भी एमडीआर लगाने का सोच रहे हो ना, तो प्रत्येक ईयर जो है 27,000 करोड़ रुपया निकलते हैं रिटेल इकोनॉमी से। तो देखो अगर इतना इतना अमाउंट आप रिटेल इकोनॉमी से निकलवाओगे ना, तो भाई वो ना डीमोटिवेट हो जाएगा। और चूँकि आपको पता है, आप इससे पहले मैंने आपको बताया कि 86% जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो रिटेल इकोनॉमी के होते हैं। तो भाई 86% लोग झेल नहीं पाएगा, सीधे कहेगा भाई इसको हटाओ, चुपचाप कैश लाओ, ठीक है। फिर से हम लोग कैश की तरफ चल जाएंगे। अब देखो इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि क्या क्या फ़ायदा होता है, ये देख लो। ऑनलाइन से बहुत फ़ायदा होता है यार, मैंने आपको बताया कि कैश डिपेंडेंस कम होता है, गवर्नमेंट का जो है
कैश प्रिंटिंग कम होता है, बैंक का ट्रांजेक्शन में कॉस्ट में कमी आता है, फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, ठीक ना। ये सब पॉइंट आप लिख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काम आएंगे ये सब। फाइनेंशियल इंक्लूजन होंगे इससे, इसके साथ साथ और क्या होंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन, कैश डिपेंडेंस लो होगा, और क्या होगा, स्मॉल मर्चेंट को डिजिटल इकोनॉमी में हम लोग मतलब इंक्लूड कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। इससे सरकार जो है बिल्कुल कहीं से भी ट्रैक कर सकती है चीज़ों को और डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट कर सकती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो या फिर फॉर्मलाइजेशन को बढ़ाता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट घटाता है। तो इतनी सारी जब फ़ायदा है तो क्यों हम MDR ला के इस सब चीज़ों को ख़राब करने के पीछे हम लोग कोशिश करेंगे। तो आर्टिकल जो है लेखक का यही कहना है कि भाई गवर्नमेंट को चाहिए कि ये MDR का जो भी चीज़ें हैं वो खुद वो रेगुलेट करे अपने स्तर पर। और जो कि मतलब लेखक ने बताया है कि जो बैंकिंग का जो कह सकते हो आपकी उसके पास जो पैसा पड़ा रहता है उससे जो सेविंग होगी वो खुद का खर्चा अपना निकाल ले। और रही बात UPI की, तो UPI अपना खर्चा कहाँ से निकालेगा, गवर्नमेंट सब्सिडी देगी उसको, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं, ना कि चुपचाप जो है गवर्नमेंट अपना पल्ला झाड़ ले कि नहीं 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 चलो मेरे पास इतना पैसा नहीं है और 3600 से 400 करोड़ रुपया अपना वो सब्सिडी को ले आई है, जो कि एक निगेटिव न्यूज़ है। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। यही सब इसमें फैक्ट आप याद रखोगे। ओके।